देखो सर, सीधी सी बात है, इफ़ यू हैव अ मर्सिडीज, आप उसको गराज में तो नहीं रखोगे। तो अगर आप रमनदीप सिंह को रिटेन कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक हिम बैट एट नंबर 8, जहाँ पर मोस्ट पॉसिबली उनको बैटिंग नहीं मिलने वाली है, और बिकॉज उनकी आप बॉलिंग टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आप वेस्ट ही कर रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स कैफे के खास शो वन कप क्रिकेट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम काफी समय से एक एक करके सारी आईपीएल टीम का रिव्यू कर रहे हैं कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उनके घर में। लेकिन आज इस टीम की हम चर्चा करने वाले हैं, वो है डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की हम प्लेइंग 11 की बात करें कि ईडन गार्डन्स में क्या होगी उनकी बेस्ट प्लेइंग 11। लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल यह है कि केकेआर का अगला कप्तान क्यों होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिन्होंने उनको ट्रॉफी जिताई वो तो चले गए। तो गंतव्य, इससे पहले कि आप अपने प्लेइंग 11 के पहले दो प्लेयर्स के नाम बताएं, कॉम्बिनेशन बताएं। सबसे पहले ये बड़ा सवाल कि भाई कप्तान कौन होगा इस टीम का, क्योंकि अय्यर है नहीं। अब अय्यर तो हैं लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं रहे। मैं वही बोलने वाला था अनुपम कि मेरे कैप्टन तो अय्यर ही है, पता नहीं आप क्यों बोल रहे अय्यर चले गए। बट हाँ, आई डोंट थिंक कोई भी टीम 23.75 करोड़ देगी किसी प्लेयर को जो उतने बड़े आईपीएल सुपरस्टार भी नहीं है जैसे कि वेंकटेश अय्यर। आप अगर पंजाब किंग्स को भी देखें तो श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ एज अ प्लेयर नहीं मिले, क्योंकि वो उतना एज अ प्लेयर डिजर्व नहीं करते, बट इट इज बिकॉज ऑफ द कैप्टनसी एंड लीडरशिप ही ब्रिंग्स दैट उनको वो मिला है। सेम फॉर ऋषभ पंत। आई डोंट थिंक अगर वो कैप्टन होते तो उनको पैसा दिया जाता। आरसीबी में भी हमने वही बात करी थी कि कोहली को 21 करोड़ कैप्टन होने के लिए मिल रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स द सेम विथ वेंकटेश अय्यर। ऑल्दो मेरे टीम में उनसे भी एक बहुत ज़्यादा सीनियर एंड फॉर्मर केकेआर कैप्टन भी है, but I think they are looking forward into the future and Venkatesh Iyer is the new face of the franchise. जी बिल्कुल, अगर टीम की बात करें तो जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस प्लेयर कोई है कि नहीं टीम में, तो देखिए हमारी प्लेइंग 11 में तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो रहाणे का नाम है वहाँ पे, अजिंक्य रहाणे का। बट अमित, आपको क्या लगता है कप्तानी के लिए वेंकटेश अय्यर एक युवा खिलाड़ी है लेकिन काफी टाइम से इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, सही ऑप्शन है? जी बिल्कुल, और आप आई वोंट से सही ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, पर यही ऑप्शन है। अगर आप इस 2025 में अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना रहे हैं अपनी टीम का, तो आप अपनी टीम को 10 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे इंडियन टीम के T20I सेटअप में पिछले 7-8 साल से नहीं है। उनका एक थोड़ा सा स्पाइक हुआ था फॉर्म में चेन्नई के साथ 2 साल पहले, बट ही इज़ नॉट द फोर्स दैट आई डोंट थिंक ही वाज एवर अ फोर्स इन T20Is। एंड जिस तरह की T20 अब गेम हो चुकी है, वहाँ पर ऑनेस्टली अजिंक्य रहाणे डज नॉट फिट इन टू एनी 11 अनलेस ही डज समथिंग जो उन्होंने चेन्नई के लिए 2 साल पहले किया था। पर वो भी मतलब इट्स नॉट हिज नॉर्मल गेम, इट्स नॉट हिज नेचुरल गेम। तो मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे शुड नॉट इवन बी इन द डिस्कशंस फॉर केकेआर कैप्टनसी। एंड honestly, if you look at it, the way they went in the auction, Ajinkya Rahane was an afterthought. He was bought in the accelerated auction. तो मेरे हिसाब से तो अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच रहे ऑप्शन के जहाँ पर एक्सेलरेटेड ऑप्शन हो रहा है और तब तक आपने अपना कप्तान नहीं तय किया, देन इट्स एक्चुअली डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन दी मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से इट हैज़ टू बी वेंकटेश अय्यर। पिछले साल वाइस कैप्टन भी थे एंड एक मैच्योरिटी है उनके अंदर। उनकी बल्लेबाजी में भी हमने देखी है कि जैसे जिस तरह से 2021 में आए थे, उसके बाद काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। 2022 में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप काफ़ी बार आउट हो रहे थे। 2023-2024 में उन्होंने अपना गेम इम्प्रूव किया है, एलिवेट किया है। तो मैच्योरिटी एज अ बैटर दिखाई है एंड मैच्योरिटी एज अ क्रिकेटर, आई थिंक उसी का रिजल्ट है जो कि उनको इतना बड़ा प्राइस मिला है। और मेरे हिसाब से वही कैप्टन बनने चाहिए, नॉट एनीवन एल्स। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखिए आप उनको रिटेन वाले जो प्लेयर था आपने रिटेन कर लिया, तो रिलीज करने के बाद 23.75 करोड़ रुपए अगर किसी खिलाड़ी पे लगाए गए हैं तो भाई कुछ तो बात होगी उसमें। और देखिए वो इतने टाइम से फ्रेंचाइजी जुड़े हुए हैं, हम अगर लिस्ट पर नजर डालें तो बहुत सारे लोग ये तो कह रहे थे कि शायद अजिंक्य रहाणे को कप्तानी की जो कमान है वो सौंपी जा सकती है, बट लगता नहीं है कि वो इस किरदार में फिट बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी डाइसी रहा है। अभी वो खुद के T20 करियर के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अमित ने जैसे कहा कि चेन्नई में उन्होंने अपने बैटिंग को तो इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी कप्तानी के कितने हकदार हैं हमारे हिसाब से तो नहीं। आप लोग की क्या राय, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। एक और पॉइंट पे बोलूँगा कि अब
ये 3 साल के लिए मेगा ऑक्शन हुआ है ना, तो आप 3 साल के लिए अपनी टीम बना रहे हैं, तो आप क्या पहला साल अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के साथ शुरू करेंगे, जिनको हमें पता भी नहीं कि 2026 के लिए वो आईपीएल में रहेंगे या नहीं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ पॉइंट वर्थ डिस्कसिंग दैट अजिंक्य रहाणे कुड कैप्टन केकेआर. If he does, then I'm sure that it's not going to work out well for either him or KKR. प्लस वेंकी हैज बीन द कैप्टन फॉर मध्य प्रदेश ऑल्सो डोमेस्टिक सर्किट में, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कैप्टनसी एक्सपीरियंस एकदम नहीं है। जी ठीक है, गंतव्य नंबर 1 और नंबर 2 के लिए आपके नाम। पहले तो मैं ऑब्वियस आउट ऑफ द वे करूंगा, फर्स्ट नेम इज ऑब्वियसली सुनील नारायण। आई थिंक लास्ट ईयर was arguably the greatest season by a player in IPL history in terms of sheer impact, चाहे वो बैट के साथ हो चाहे बॉल के साथ हो। उन्होंने कुछ 500 रन मारे थे ऑलमोस्ट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 प्लस, विच इज रिडिकुलस। ये तो गेल जैसे नंबर्स हैं और नारायण एक बॉलर है, तो और क्या ही बोलूं इसके आगे। बट जहाँ दूसरे ओपनर की बात आती है, दो ऑब्वियस ऑप्शंस है, रेमुनुला गुरबाज और क्विंटन डी कॉक, क्योंकि केकेआर के पास और कोई विकेट कीपर बैटर है ही नहीं प्रॉपर। एंड मेरा चॉइस इसमें गुरबाज रहेगा, क्योंकि अगर आप ईडन गार्डन्स को देखें तो छोटी ग्राउंड है, फ्लैट पिच है। लास्ट ईयर उधर पे हाईएस्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था पूरे आईपीएल में 205 का। तो वैसे में एक आपको डिस्ट्रक्टिव ओपनर की नीड है, एंड रेमनुल्लाह गुरबाज इज एग्जैक्टली दैट। वो पावर प्ले में 150 प्लस पे मारते हैं अगर आप लास्ट 2-3 साल देखें, जहाँ की क्विंटन डी कॉक 130-135 रेंज में रहते हैं यूजुअली। एंड गुरबाज इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बॉलर्स, चाहे पेस हो चाहे स्पिन हो, वो सबको इक्वली अटैक कर सकते हैं। एशियन बैटर है तो वो भी एडवांटेज है। एंड केकेआर लॉयल्टी को कितना वैल्यू करती है हम सबको ही पता है। ही हैज बीन विद द टीम फॉर क्वाइट सम टाइम। लास्ट टाइम उन्होंने प्लेऑफ्स में भी खेला था व्हेन फिल सॉल्ट वेंट अवे फॉर इंटरनेशनल ड्यूटी। तो इट्स गुरबाज एंड नारायण अप टॉप फॉर मी। अमित, आपके यही नाम है? सेम नाम है, सेम रीजन एज क्विंटन डी कॉक और गुरबाज में जो अंतर है वो बहुत अच्छे से बताया गंतव्य ने। मेरा एक वरी है, एक कंसर्न है एज अ केकेआर, आई वोंट से केकेआर फैन, बट यस एज समवन हु हैज फॉलोड दिस टीम फॉर अ व्हाइल। सुनील नारायण लाइक पिछला सीजन बहुत सही रहा था क्योंकि गौतम गंभीर मेंटोर थे। अब विदाउट गौतम गंभीर विल ही बी द सेम फोर्स टू रेकन विद एज अ बैट विद द बैट? आई डोंट नो, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द नंबर्स आफ्टर हिज स्टिंट विद केकेआर एंडेड, कई सारी टीमों के लिए उन्होंने ओपन किया। GL T20 कनाडा T20 में किया, LAKR के लिए भी किया था। He just couldn't go past the score of 10. So मुझे लगता है कि somewhere down the line this could be a case जहाँ पर सुनील नारायण उस तरह का फॉर्म ना दिखाए, but again that's just a prediction. बट देखिए, जैसे गंभीर ने ही उनको प्रमोट किया था और लास्ट सीजन जो उन्होंने तहलका मचा कर दिखाया, मुझे नहीं लगता केकेआर की फ्रेंचाइजी कोच कोई भी हो उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेगी, शुरुआत में तो नहीं करेगी। और जैसा कि मेरा भी पहला नाम सुनील नारायण का ही है, इतने एक्सपीरियंस इस फ्रेंचाइजी के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और शायद यही रीज़न है कि उन्हें जो उनका कोर था वो उसका हिस्सा उन्हें रिटेन भी किया गया। दूसरा नाम रहमतुल्लाह गुरबाज, उन पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर में आते हैं। अगर आप T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें जो लास्ट हुआ, जो अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक का उसने जो सफ़र तय किया था, मुझे लगता है उसमें रहमतुल्लाह गुरबाज का बहुत बड़ा किरदार था। तो उनकी चर्चा ना करें तो हमारे तीनों के जो ओपनिंग स्लॉट्स है वो सेम है। अब बात करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 की। गंतव्य, आपका रुख फिर से करेंगे, कौन है आपके नंबर 3 और 4? आई थिंक मेरे को नंबर 3 में कोई हेजिटेशन नहीं है। अंकुरिश रघुवंशी इज श्योरली गोइंग टू बी द 3। आई थिंक वो एक फ्यूचर सुपरस्टार है, क्योंकि हर कोई टीनेजर मुंबई की टीम में ब्रेक नहीं कर पाता। हम सबको पता है मुंबई की डोमेस्टिक टीम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, एंड टू परफॉर्म देयर एट सच ए यंग एज। लास्ट ईयर आईपीएल में भी उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ करी। ऑल्दो आप अगर उनके ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो आपको कुछ 23 का एवरेज दिखेगा, बट वो उनके ट्रू पोटेंशियल का पोर्ट्रे नहीं करता, क्योंकि अगर आप पहले 10 ओवर में नंबर देखें तो उनका एवरेज कुछ पावर प्ले में 60, स्ट्राइक रेट 160 प्लस, एंड 35 का एवरेज टिल ओवर 10 अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 165 प्लस। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यूचर सुपरस्टार्स फॉर श्योर। उनको 3 करोड़ में खरीदा है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर सच अ यंग अनप्रोवन प्लेयर। एंड अभिषेक नायर उनको कोच करते थे, जो कि लास्ट ईयर तक केकेआर से जुड़े थे। तो आई एम श्योर उनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा, एंड आई थिंक ही कैन बी द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस ईयर आईपीएल। जहाँ तक नंबर 4 की बात है, अमित ने जैसे कहा, मैं अपनी टीम को थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, बट रहाणे रहेंगे मेरे टीम में, क्योंकि अगर आप लाइनअप में देखें
और कोई ऐसा बैटर नहीं दिख रहा है मुझे जो कंसिस्टेंटली 400-500 रन्स बनाया है आईपीएल में। किसी का भी वैसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, हमारे पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है काफ़ी और काफ़ी अच्छे फिनिशर्स है, बट टॉप ऑर्डर में वो एक ग्लू की जो नीड है वो आई थिंक रहाणे हो सकते हैं। बट उनको अगेन सीएसके में जैसे वो फ्रीडम और लिबर्टी के साथ खेले थे ईडन गार्डन से, उनको वैसे ही खेलना पड़ेगा। एंड अगर वेंकटेश अय्यर कैप्टन रहता है तो उनको थोड़ी सी लीडरशिप में भी हेल्प चाहिए होगी। एंड रहाणे इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस नेम्स इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। नहीं, बट आपको लगता है कि रहाणे पूरा सीजन खेलने वाले हैं केकेआर के लिए? मुझे तो इस पे ही दुविधा है। आई थिंक अगर रहाणे का परफॉर्मेंसेज उतना अच्छा भी नहीं रहा, बट अगर वो इम्पैक्ट कैमियोज भी खेल पाए या फिर टीम के रोल को अडेप्ट कर पाए, जब उनको ग्लू बनने की कोशिश करे तब वो कर पाए, तो ही विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि उनके आसपास बैटिंग ऑर्डर एकदम स्टैक्ड है मेरे हिसाब से, स्पेशली उनके नीचे जो है। जब बैटिंग की बात आती है तो बहुत बैटर्स बोलते हैं कि अगर हमारे नीचे कोई कोहली जैसा बैट्समैन हो तो हमको एक इंश्योरेंस फील होता है। तो वैसे ही जब आप रिंकू और रसल जैसे नाम देखते हैं नीचे में, तो आपको एक लिबर्टी वाली फ्रीडम आती है कि कोई नहीं, मैं अपने रिस्क ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा और अच्छे बैटर्स आएंगे मेरे बाद में। तो इफ़ ही जी। adopts that mindset, जो कि KKR is very good at indoctrinating their players into their ideology, I think Rahane can survive. तो नंबर 3 के जो आपने ऑप्शन बताया, देखिए अमरीश रघुवंशी का, उसके साथ तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ, क्योंकि मेरी लिस्ट पे भी वही हैं। और हमने देखा था कि केकेआर और बाकी कुछ फ्रेंचाइजीज के बीच में कुछ थोड़े समय के लिए बिडिंग वॉर भी चली थी, फिर उनको 3 करोड़ रुपए में वापस से खरीद लिया गया। और मुझे लगता है कि जो नीतीश राणा की जो कमी थी वो उसको पूरा कर सकते हैं। काफ़ी यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है। चौथे नंबर पर मेरे वेंकटेश अय्यर ही हैं, जो सबसे महंगे रहे हैं खिलाड़ी इस बार केकेआर के लिए। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि वो कप्तानी कर सकते हैं। बाकी अगर आप उनके एवरेज की भी बात करें तो 30 से ऊपर का रहता है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी उनका 137 का रहता है। तो जो गंतव्य बात कर रहे थे कि जो एक ग्लू फैक्टर वाली बात या थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर इस टीम के लिए बखूबी कर सकते हैं। और उनमें वो काबिलियत भी है, साथ में वो बॉलिंग का भी आपको ऑप्शन देते हैं। तो मैंने फिलहाल उनको नंबर 4 पर रखा हुआ है। अमित, आपके क्या ऑप्शन है? नहीं, I think I completely agree with your picks. And Raghuvanshi for me at number 3, Venkatesh Iyer at number 4. वो रोल जो है नंबर 4 वाला, वो एकदम कैप्टन का ही रोल है. Unless your captain opens in T20I game, your captain should bat at number 4, holding the batting lineup together. Shreyas Iyer was doing that role till last year. I think Venkatesh Iyer can do that role quite well. मुझे काफ़ी जो अच्छा लगता है वेंकटेश अय्यर की बैटिंग के बारे में कि वो दोनों तरह के गेम खेल सकते हैं। मतलब ही इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग बिग हंड्रेड्स एज वेल। जहाँ पर ज़रूरत आती है वो ही पुट्स हिज फुट डाउन एंड मेक्स अ से 40 बॉल 50, अगर जैसे पिछले फाइनल में भी अगर देखा जाए तो और जहाँ पे ज़रूरत आएगी वो 20 बॉलों पे 40 रन देकर एक आपको इम्पैक्ट नॉक भी देंगे। तो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर हैज़ द गेम फॉर ऑल kind of situations and all kind of pitches in this batting lineup, and that's why he's number 4 for me as well. Raghuvanshi is number 3. ठीक है, तो फटाफट बात कर लेते हैं नंबर 5 और 6 की। इस बार मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 5 पे मैंने रखा है रिंकू सिंह को, जिन्हें केकेआर ने भाई 13 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। रिंकू सिंह मुझे लगता है कि अब शायद केकेआर के मिडिल ऑर्डर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज तो बने गए हैं, साथ में फिनिशिंग वाला जो उनका किरदार है वो हम सभी ने देखा। 143 का उनका स्ट्राइक रेट है और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी जाने वाले हैं। वो 5 पे आएंगे और इसके बाद जो खिलाड़ी होगा वो होगा उनका गेम चेंजर। वो खिलाड़ी जो मतलब एक ऐसा खिलाड़ी है उनके पास जो एक हाथ से भी मैच को फिनिश कर सकता है, तो भाई वो आंद्रे रसल ही है। और मुझे लगता है केकेआर से बेहतर उनकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता। 12 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए। जब वो बल्ले से नहीं चलते तो वो गेंद से कमाल कर देते, जो हमने लास्ट सीजन में भी देखा था। तो मेरे 5 और 6 पर यही हैं। गंतव्य अब आप बताइए। आपके पिक देख के पता चल रहा है कि मैंने क्लियरली एक एक्स्ट्रा बैटर पिक किया है, क्योंकि अगेन ईडन गार्डन्स में आई थिंक रन्स ज़्यादा मैटर करते हैं। जितना हाई स्कोरिंग ग्राउंड उतनी ज़्यादा बैटिंग आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बॉलर्स फीड बन जाते हैं। तो इसीलिए मेरे नंबर 5 पे वेंकटेश अय्यर है और नंबर 6 पे रिंकू सिंह है। वेंकैयर की अमित आपने जो बात कही एक्चुअली नंबर्स में भी वही रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप उनके स्ट्राइक रेट्स भी देखें तो वो हर फेज के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ता है। पावर प्ले में 135 के अराउंड, फिर 140 के अराउंड नेक्स्ट 4 ओवर्स में, एंड नीचे आते आते डेथ में आते आते 150 के आसपास पहुंच जाते हैं उनका स्ट्राइक रेट। तो क्योंकि वो हर रोल निभा सकते हैं, मेरे को रहाणे को अपनी टीम में फिट करना था, क्योंकि एक ग्लू की नीड थी। तो इसलिए मेरे लिए अय्यर एट 5 है। एंड आई वोंट टॉक मच अबाउट रिंकू, ही इज़ प्रॉब्ली
the greatest finisher in the game right now, definitely the greatest finisher in Indian cricket. And उनकी बेस्ट बात यह है कि वो जिस तरीके से अगर जल्दी भी आना पड़े उनको, तो ऐसा नहीं है कि वो आउट हो जाते हैं या जल्दी जल्दी में मारने के चक्कर में विकेट खो देते हैं, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर. वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं, एंड ओनली व्हेन ही इज सेटल्ड डज ही गो बैंग बैंग. एंड एक बार जब वो बॉल उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तब ही इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप. तो विदाउट अ डाउट आई एंड इनको फॉर मी. ठीक है, हमें तो आपके नंबर 5 और 6. Yes, Anupam. Similar to your team, which is Rinku and Russell for me. Reasons गंतव्य ने दे दिए हैं और आपने भी रसल के बारे में बोल दिया है. और एक बहुत अच्छी अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि रसल के बारे में a lot of teams wanted Russell, in the auction, and they contacted him and they kept, saying कि you ask KKR to release, we'll pay you big money. But Russell kept on saying, नहीं, Kolkata, I know they will retain me. And look, for a player like Russell, 12 CR is not a lot. Although yes, he's 37, but the impact that he's capable of बहुत कम अमाउंट है उनकी उस क्रिकेटर के लिए. बट वही लॉयल्टी वाला फैक्टर बहुत बड़ी बात आ जाती है, और इसीलिए आई थिंक अगेन, आई मीन, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी आंद्रे रसल while he's in purple of KKR. So one more season of expecting big things from Russell. ठीक है, नंबर 7 और 8 गंतव्य. अगेन रसल है मेरे नंबर 7. आई वोंट टॉक मच अबाउट हिज बैटिंग, आप दोनों ने ऑलरेडी कर दिया. उनके पास वो करीबियन फियर फैक्टर है जो कि आई डोंट थिंक और कोई नेशन मैच कर सकता है, चाहे स्किल सेट की बात हो चाहे माइंड सेट की बात हो. बट जहाँ तक उनकी बॉलिंग की बात है, अगर आप ये पिछला साइकिल देखें तो उन्होंने जब भी बैट से परफॉर्म नहीं किया है तो मोर ऑफन देन नॉट उन्होंने बॉल से परफॉर्म किया एटलीस्ट. और आप चाहे उनको पावर प्ले में करवाए, चाहे मिडल ओवर में करवाए, चाहे डेथ में बॉलिंग करवाए, विकेट्स आपके लिए ऑलमोस्ट गारंटीड है. उन्होंने 7 विकेट्स लिए पावर प्ले में, 21 विकेट लिए हैं लास्ट 3 साल में मिडल ओवर्स में, एंड डेथ में भी 15 विकेट्स लिए हैं. फॉर एन ऑलराउंडर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका 6th या इवन 7th बॉलिंग ऑप्शन होगा, दीज आर रिडिकुलस नंबर्स. लास्ट ईयर तो वो ऑलमोस्ट एज अ 5th बॉलर ऑपरेट कर रहे थे KKR के लिए. तो हिम फॉर श्योर. एंड 8 में मेरे ऑफकोर्स रमनदीप सिंह है. अगेन KKR ने रिटेन किया है क्योंकि दे सी हिज पोटेंशियल. उनको इंडियन टीम में भी फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, सबके साथ नहीं होता है ऐसा. अगर आप रिसेंटली स्मैट में भी देखें तो उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट 11 बॉल में कुछ 40 रन बना के मैच जिताया था. बहुत ही क्लोज मैच था, बट उनका कैमियो प्रूव टू बी द डिफरेंस. एंड लास्ट ईयर भी उनका कुछ 205-206 का स्ट्राइक रेट था डेथ में. तो वो जो इम्पैक्ट कैमियोज वाली बात होती है वो उनका एकदम नीश है, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट इट राइट नाउ इन इंडिया. तो एंड ऑफ कोर्स मीडियम पेस ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं. पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स कितनी रेयर कमोडिटी इंडिया में हम सबको ही पता है, तो नो ब्रेनर है मेरे लिए. अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पे उन्होंने एक विकेट भी लिया था, उनको जब बॉलिंग का मौका मिला था. जी, एंड ऐसा क्यों KKR ने उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई क्योंकि उनको नीड नहीं थी, बट ही इज़ एक्चुअली अ वेरी एफिशिएंट बॉलर ऑल्सो. अब वो IPL में अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ही कैन सर्टेनली बी द वन जिसको 2 ओवर्स दिए जाए मैच में. ठीक है, गंतव्य ने तो एक भाई बैटिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा रख लिया है अपनी प्लेइंग 11 में, लेकिन अमित आपके क्या होंगे नंबर 7 और 8? देखो सर, सीधी सी बात है, इफ़ यू हैव अ मर्सिडीज, आप उसको गराज में तो नहीं रखोगे. तो अगर आप रमनदीप सिंह को रिटेन कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक हिम बैट एट नंबर 8, जहाँ पर मोस्ट पॉसिबली उनको बैटिंग नहीं मिलने वाली है, और बिकॉज उनकी आप बॉलिंग टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आप वेस्ट ही कर रहे हो. So if you have retained Ramandeep Singh and he has shown the potential, first ball पे अपने करियर के छक्का मारना सबकी बस की बात नहीं होती है. And just to tell you, शेर पंजाब में 2023-2024 2 बार लगातार उन्होंने एक ओवर में 5-5 छक्के मारे. He's done that twice. So definitely capable of the big things that he has already shown that he does for KKR. तो मैं रमनदीप को नंबर 7 पर रखूंगा. Even number 7 is a little too late for him, but when you have players like Andre Russell and Rinku Singh, you know that you will have to fight for your place. But yes, at number 7 it is Ramandeep Singh for me. उसके बाद मेरी bowling lineup कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है. हर्षित राणा, a little I would say capable hitter of the ball, and someone who is growing into that role as we see in the last few months. तो yes, number 7, number 8 for me are Ramandeep and Harshit Rana. अमित, इसके पहले अनुपम आप नाम बताए. एक बस छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा. मेरे टीम में एक्स्ट्रा बैटर बस इसी रीज़न के लिए, क्योंकि जैसे कि नारायण का पॉइंट अमित ने बोला था शुरू में, अगर वो फेल होते हैं
तो आई जस्ट वांट दैट क्वेश्चन इन रहाणे, बट मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि मेरे टॉप 3 मेरे को ऐसा फाउंडेशन सेट करके दे कि मैं रहाणे को स्किप कर दूं बैटिंग ऑर्डर से एंड डायरेक्ट अपने टीम में, अपने लाइनअप में वेंकटेश अय्यर को भेज दूं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रसल एंड रमनदीप में 2 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, वेंकटेश भी बॉल कर सकते हैं एंड नारायण आप Just imagine Gantavya, Rahane coming in at number 4, scoring a 20 ball 30. What that does is that it ensures that Ramandeep Singh does not get to play 10 balls where he can score 30 runs. So that is the reason I won't have a player like Rahane in my lineup when I have such capable hitters in my The only thing lineup. is कि अगर मेरे पास कमी रहती तो इसीलिए द प्रॉब्लम इज कि केकेआर में अगर मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर डालूं तो मेरे पास 3 ऑलराउंडर्स है ऑलरेडी, तो मैं 8 बॉलिंग लाइन, इट्स नेवर बैड टू हैव मोर बॉलिंग ऑप्शंस, बट आई थिंक थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाएगा. बट आई कंप्लीटली अग्री विथ योर पॉइंट एक्चुअली, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी विच वे केकेआर गो. आंद्रे रसल की काफ़ी बार यही बातें करते हैं कि वो काफ़ी कम बॉल्स खेल पाते हैं थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि उनका एंट्री पॉइंट इज ऑलवेज अराउंड 16-17 ओवर्स एंड इट्स ऑलवेज अ केस ऑफ व्हाट इम्पैक्ट कैन ही मेक इफ ही अराइव्स अ लिटिल अर्लियर. सो इसीलिए मैं ऐसा कोई प्लेयर नहीं रखूंगा जो मुझे पता है कि बॉल्स खा लेता है. सो या जी बिल्कुल. नंबर 7 पे जैसे अमित ने रमनदीप सिंह को मौका दिया है, मैं भी रमनदीप को ही मैंने 7वें नंबर पर रखा हुआ है. मुझे लगता है कि हमने कुछ लास्ट सीजन में देखा है कि वो किस तरीके से नीचे ही आते हैं, लेकिन जो उनके फिनिशिंग टच हैं, किस तरीके से वो बड़े बड़े छक्के और हिट मार के जो भी आपका टारगेट स्कोर होता है उस तक आपको पहुंचा देते हैं. और ख़ासकर शायद यही वजह थी कि उनके टैलेंट को देखते हुए उनको इतनी जल्दी इंडियन टीम के लिए कॉल आ जाती है और उनमें वो प्रतिभा है. उसके बाद नंबर 8 पे मैंने हर्षित राणा को रखा हुआ है. बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था उनका पिछले सीज़न में, माफ़ कीजिएगा. और मुझे लगता है उनमें वो काबिलियत है, पेस भी लाते हैं, वेरिएशन भी डालते हैं, स्लोअर बॉल्स भी डालते हैं. तो हर्षित राणा को फिलहाल मैंने भी 8वें नंबर पर रखा हुआ है. अब बात करते हैं 9, 10 और 11 की. चूँकि हमारा बॉलिंग लाइनअप तो स्टार्ट हो गया है, तो अब हम बात करेंगे 9, 10 और 11 की. गंतव्य, आपके क्या ऑप्शंस होंगे बॉलिंग में? हर्षित राणा इज इन एट 9 फॉर मी. अगर आप इंडियन पेसर्स की बात करें तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड एंड स्किल्ड यंग इंडियन पेसर्स जो मैंने रिसेंटली देखा है, क्योंकि वो स्विंग करवा सकते हैं बॉल को, वो सीम करवा सकते हैं बॉल को, वो स्लोअर बॉल में बहुत इफेक्टिव है, यॉर्कर नील कर सकते हैं. बट आई थिंक जो एक्स फैक्टर देता है उनको वो ये है कि वो प्रेशर में थ्राइव करते हैं. उनको वो लास्ट ईयर आपने सुना होगा श्रेयस अय्यर बार बार बोलते थे कि जब भी बड़े ओवर की बात आती है हर्षित राणा जानबूझ के बॉल मांगते हैं कि मुझे अपने टीम के लिए डिलीवर करना है, मुझे अपने टीम के लिए वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना है. उनका अग्रेशन के लिए उनको काफ़ी पे बैक भी करना पड़ता है कभी कभी, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन वर्थ इट. नंबर 10 में वरुण चक्रवर्ती आते हैं मेरे लिए. अगेन अनदर नो ब्रेनर. केकेआर ने उनको रिटेन किया क्योंकि लास्ट सीजन ही वॉज एक्सेप्शनल, एंड सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती की पार्टनरशिप जिस तरीके से टीम को स्ट्रैंगल कर सकती है, very few other bowling attacks can. I think Ashwin and Chahal are the only equivalent, but उसमें भी वो दोनों इतने पोटेंट नहीं है एज वरुण एंड नारायण. एंड बेस्ट पार्ट इज कि इकोनॉमी और विकेट्स दोनों का ध्यान रखते हैं दोनों बॉलर्स, तो probably the best spin pair in the IPL right now. मेरे 11 आमरिक नॉर्किया है. एक फॉरेन सीमर इधर डालने की नीड थी मुझे लगा, क्योंकि और कोई तो मुझे प्रॉपर ऑप्शन नहीं देखा केकेआर के लिए, एंड 2 ही ऑप्शन थे मेनली, स्पेंसर जॉनसन या एनरिक नॉर्किया. दोनों की एक्स फैक्टर यही है, वो 150 प्लस फेंक सकते हैं. एंड इवन दो जॉनसन अनप्रोवन है, नॉर्किया भी लास्ट ईयर 13 प्लस की इकोनॉमी से रन खा रहे थे डेथ में. दिल्ली जैसा ही ग्राउंड है कोलकाता का भी, बट स्टिल आई हैव गॉन फॉर हिम क्योंकि एटलीस्ट उनको इंडियन पिचेस में खेलने का एक्सपीरियंस है. एंड लास्ट ईयर हमने ये भी सुना था कि क्योंकि वो इंजरी से सफ़र कर रहे थे तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे बॉलिंग नहीं डाल पा रहे थे. तो आई थिंक इफ़ इज़ फुल्ली फिट एंड इफ़ इज़ रेयरिंग टू गो, एक नया साइकिल, एक नई अपॉर्चुनिटी है उनके पास टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियम पेसर्स अगेन, एंड आई थिंक नॉर्किया विल बी अप फॉर इट. ठीक है. तो चलिए, कुछ तो मैच कर रहा है हमारी और आपकी टीम में. भाई मैंने रखा है 9 पे वरुण चक्रवर्ती को. हम सभी को मालूम है कि भाई 12 करोड़ वो रिटेन किए गए एक बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर हैं, और उनका इकनॉमी भी जो है वो 7.5 का रहता है. 83 विकेट अब तक ले चुके हैं. हमने पहले देखा था कि जब वो पिछली बार उनको इंडियन टीम से मौका मिला था तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट उनका हाल का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका वाला काबिल तारीफ है. और देखिए, लास्ट सीज़न वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे केकेआर की ओर से, तो
उनमें हर वो प्रतिभा है जिसके लिए वो हकदार है इस प्लेइंग 11 का होने का। उनको हटाना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है किसी भी हाल में। उसके बाद जो नाम आता है वैभव अरोड़ा, ये एक ऐसा गेंदबाज है जिसने सभी को बहुत इम्प्रेस किया है। मैं खाली इंतजार कर रहा हूँ कि ये बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की नज़र इन पे क्यों जाएगी, क्योंकि जब हम स्विंग गेंदबाज की बात करते हैं, जो गेंद पर इनका कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। तो उस हिसाब से, और इन्होंने पिछले सीजन में भी करके दिखाया, उसके पहले भी करके दिखाया हुआ है, तो मैं तो इनको अपनी टीम में रखूंगा। लास्ट में बात करता हूं नंबर 11 की। मेरे जो पेसर होंगे, जो पेस अटैक को लीड करेंगे और जिनके पास गति ज़्यादा है, जो मुझे लगता है कि शायद मिचेल स्टार्क की कमी को पूरा कर सकते हैं, और पिछले कुछ सीजन से ये लगातार विकेट ले रहे हैं। हालांकि गंतव्य ने सही कहा कि पिछले सीजन में थोड़ा सा इनका इकनॉमी रेट ज़्यादा था, बट गंतव्य एक और बात है कि अगर आप T20 क्रिकेट में इनका इकनॉमी रेट को देखेंगे तो वो 7.81 का रहा है। तो हम एक सीज़न या 2 सीज़न को छोड़ देते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आंद्रिक नॉर्किया, चूंकि आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं और लास्ट सीजन या उसके पहले भी अगर आप देखें तो दिल्ली के लिए इन्होंने लगातार परफॉर्म करके दिया है, तो मैं इनको अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहूँगा। और इम्पैक्ट प्लेयर की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित के ऑप्शन जान लेते हैं 8, 9, 10 और 11 के लिए। जी, मैं अपनी बॉलिंग लाइनअप बता देता हूँ। वरुण चक्रवर्ती ऑफ कोर्स मिस्ट्री स्पिनर है मेरे साथ, टू पेयर अप विद सुनील नारायण। उसके साथ वैभव अरोड़ा ब्रिंग्स अ स्विंग फॉर मी। आई थिंक ही इज़ वेरी सिमिलर एज अ बॉलर टू संदीप शर्मा, जिस तरह के वो बेसिकली ही स्पेशलाइज इन स्विंगिंग द बॉल, स्पेशली द आउट स्विंगर। उसके बाद मुझे चाहिए पेस, बट आई वांट सम वेराइटी, क्योंकि मेरे बाकी चारों नाम जो है बॉलिंग लिस्ट पे सब राइट आर्म है। इसीलिए आई एम गोइंग विद स्पेंसर जॉनसन अहेड ऑफ एंड्रिक नॉर्किया। I believe Anrik Norkia's best is behind him. The Anrik Norkia who bowled Joss Butler with a thunderbolt in Sharjah, Dubai, वो अब नहीं है. He's a much different bowler after injury and all. And जिस तरह से अभी फिलहाल अबू धाबी T10 में भी मतलब बहुत पिटाई हुई है उनकी, तो उस फॉर्म को देखते हुए तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया नहीं. स्पेंसर जॉनसन LAKR के लिए उन पर टीम ने भरोसा दिखाया है ऑलरेडी, एंड द टीम ऑल्सो नोज हिम बेटर देन probably they know Anrik Norkia and what he brings to the table. So for me, the left arm Australian comes into the 11, and that's what makes it a well-rounded bowling attack for me. A swing bowler in Vaibhav Aroda, a express fast bowler in Spencer Johnson, or Harshit Rana can do all of that. And then of course you have two spinners. इस बार मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख है कि सुयश शर्मा इस स्क्वाड में नहीं है. I always felt he was a great backup to have with Varun and Narayan. Although he just played one match last year, उससे पहले सीजन जैसा रहा था, आई थिंक काफ़ी अच्छा बीता था. 11 विकेटें ली थी 10 मैचेस में, लेकिन इस साल इस लाइनअप में नहीं है. सो या दैट्स माय बॉलिंग अटैक. ठीक है, अब इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं. कंतेव, आपके इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहने वाला है? मेरे इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा है. आप दोनों ने काफ़ी बात कर ली है उनकी, बट इवन दो वो रन्स खा रहे हैं काफ़ी, बट आई थिंक विथ टाइम ही विल इम्प्रूव. एंड दो एक और जो ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव था वो था उमरान मलिक. KKR ने बहुत क्लियरली एक्सप्रेस पेसर्स को टारगेट किया है, क्योंकि नॉर्किया, मलिक और स्पेंसर जॉनसन में उनके पास 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो 150 प्लस फेंक सकते हैं. बट मुझे पर्सनली ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, क्योंकि लास्ट ईयर हमने स्टार्क को भी देखा था. अगर ईडन गार्डन्स की फ्लैट ट्रैक में आप ज़्यादा स्पीड दे तो बॉल उतनी ही दूर भी ट्रैवल करती है छोटे बाउंड्रीज के कारण. एंड मेरे पास एक न्यू बॉल स्पेशलिस्ट की कमी थी हर्षित राणा के साथ पेयर करने के लिए. नॉर्के कैन बी दैट. पहले हाफ में तो स्टार्क काफी रन खाए थे. आई थिंक सेकंड हाफ में उन्होंने अपनी लय पकड़ ली थी. एग्जैक्टली. तो स्टार्क जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी ईडन गार्डन्स में स्ट्रगल कर रहे थे, इज माय पॉइंट. तो उमरान मलिक, जिनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन है, जिनका ऑलरेडी रन खाने की बहुत रेपुटेशन है, उनको मैं नहीं देखता इस टीम में. वैभव अरोड़ा जिस तरीके से स्विंग करवाते हैं बॉल को, ही कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर देन एवरीवन एल्स इन द टीम एंड प्रोवाइड मी पावर प्ले विकेट्स, विच इज़ क्रूशल इन हाई स्कोरिंग ग्राउंड. क्योंकि आप रन एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बचा सकते हैं ईडन गार्डन्स पे, आपको विकेट्स ही लेने पड़ेंगे. लास्ट नारायण और चक्रवर्ती के वजह से ही इसलिए टीम इतनी सक्सेसफुल रह पाई थी. एंड अरोड़ा कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू दैट विकेट टेकिंग लिस्ट. ठीक है. तो मैंने जो इम्पैक्ट प्लेयर रखा है उसमें एक नाम तो मैंने स्पिनर का जोड़ा है, मयंक मार्कंडे. हालांकि कुछ समय से उनका वो जलवा दिखा नहीं है, बट मैंने उनको एज ए स्पिनर ऑप्शन के तौर पर रखा है, क्योंकि सुयश शर्मा अब हम मिस करने वाले हैं यहाँ पर. और जैसा कि आपने बात की आंद्रिक नॉर्किया की, तो
मैंने जो दूसरा नाम रखा है इम्पैक्ट प्लेयर में, उमरान मलिक, उनको रखने की वजह सिर्फ ये है कि जैसे ये प्लेयर कभी चोट लग जाती है, रेस्ट मुड़ जाती है, तो उस सूरत में आप इनको ला सकते हैं, बट फिर भी मैंने इनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया। वो मेरे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ये दो नाम हैं। अमित, आपके क्या नाम हैं? मेरे नाम है उमरान मलिक और अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय इज अ स्पेशलिस्ट फील्डर फॉर केकेआर फॉर सो मेनी इयर्स, लेकिन वो तो I खाली think what- फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं हमें। बिल्कुल, लेकिन उनका जो एक अंडर अप्रिशिएटेड एस्पेक्ट है वो उनका लेफ्ट आर्म स्पिन है। आई थिंक विद नो सुयश शर्मा देयर एज बैकअप एंड मयंक मार्कंडे ऑल्सो बीइंग अ राइट आर्म, आई थिंक आई वुड लाइक अ लेफ्ट आर्म स्पिन बैकअप। अगर पिच इतनी टर्निंग हो तो आई वुड हैव हिम एंड उमरान मलिक just as an X factor. I don't think he has the ability to play all the games for the team. But yes, as we've decided that not part of the playing 11, but again, अगर आपके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप हो जहाँ पर आप उसको एक्सप्रेस पेस से रैटल कर सकते हैं, तो मे बी यू कैन गेट उमरान मलिक इन योर 12। ठीक है। अब भाई फटाफट अपनी अपनी प्लेइंग 11 को आप लोग रेटिंग दे दे, क्या देने वाले हैं? आई थिंक आई वुड गिव देम अ सॉलिड 9, क्योंकि अगर आप ग्राउंड्स और कंडीशंस की बात देखें तो उन्होंने एग्जैक्टली वही टीम बनाई है जिसकी ईडन गार्डन्स को नीड है। एंड चाहे पावर पैक बैटिंग लाइनअप, कोर बॉलिंग लाइनअप, एवरीथिंग इज इन प्लेस। बैकअप्स थोड़े कम है बट स्टिल दे हैव इनफ टू गेट बाय। तो आई थिंक अ सॉलिड 9। ठीक है, तो भाई मैंने भी जो अपनी प्लेइंग 11 बनाई है उसको देख कर मैं 8 पॉइंट देना चाहूँगा। और टीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जैसे गंतव्य ने कहा कि बैकअप की थोड़ी सी कमी लग रही है। पेसर जो हैं आपके, जो बहुत ज़्यादा गति से फेंकने वाले हैं, वो उनके चोटिल होने के थोड़े चांसेस भी साथ में बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको 8 पॉइंट देना चाहूँगा। टीम ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अमित, आपकी रेटिंग क्या होने वाली है? मेरी रेटिंग 8 होगी। टीम ऑन पेपर लुक्स वेरी सॉलिड, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट वेंकटेश अय्यर might not prove to be as good a captain who can lead the team to the title. So that's where they will face a challenge. और सुनील नारायण का फॉर्म भी मुझे अभी, based on what he has done after the KKR season in 2024, I don't think he would be their opener for all the 14 games. ठीक है, तो भाई अमित ने 8 नंबर दिए हैं, मैंने 8 नंबर दिए हैं, गंतव्य ने 9 नंबर दिया है। लेकिन आप क्या नंबर देना चाहेंगे? लेकिन आप जो भी नंबर देना चाहेंगे अपनी प्लेइंग 11 को दीजिएगा, और उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ईडन गार्डन्स में। हम फिर लौटेंगे एक नई टीम के साथ, उनका रिव्यू लेके, उनकी प्लेइंग 11 लेके उन्हीं के घर में। तब तक हम सभी को दें इजाज़त।